आर.के. मिशन, सैनिक स्कूल, गुरुकुल, नवोदय, सिमुलतला, इस सारे स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। वीकली टेस्ट भी होता है, डेली टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट भी होता है। करीब 400 से ज़्यादा बच्चे जो है वो बड़े स्कूलों में गए हैं। साल के जो मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं, कुछ बहुत सारे लड़के जो है एनडीए कर गए हैं। फिर वो आते हैं और कहते हैं कि जो सर आपने जो दे दिया है, जो पढ़ा दिए हैं, वो दूसरा जगह कहीं मिलता नहीं है। हमारे साथ हैं दून सेंट्रल स्कूल के डायरेक्टर श्री संतोष कुमार मिश्रा जी। एक तो इनका जीवन काफी कठिनाइयों का सामना करके ये आगे बढ़े ही हैं, साथ ही साथ इन्होंने एक नया आयाम छपरा के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के भविष्य के लिए इन्होंने शुरुआत की। हालांकि इसकी शुरुआत आज से कुछ साल पहले हो चुकी थी, लेकिन ये शुरुआत उतनी आसान नहीं थी जितना आमतौर पर लोगों को लगता है। तो सबसे पहले आपके बारे में ये जानना चाहेंगे कि जो आपने दून सेंट्रल पब्लिक स्कूल की शुरुआत की, तो उसमें तो बहुत सारी अच्छी चीजें हो रही हैं, लेकिन सबसे पहले बताएं कि आप कहाँ के रहने वाले हो और आपकी पढ़ाई लिखाई क्या है? छपरा के रहने वाले हैं और छपरा से ही पढ़ाई किए हैं। छपरा से ही पढ़ाई लिखाई आपकी हुई है। तो स्कूल शुरुआत करना एक बहुत रिस्क भरा काम होता है, बहुत मतलबी होता है। तो इस रिस्क भरे काम की शुरुआत की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? और जहाँ पे सरकारी नौकरी के तौर जहाँ पे लोगों का ज्यादा रुख होता है, तो वो ना करके आप एज ए स्कूल की व्यवस्था में कैसे आ गए आप? शुरू में मैं किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता भी था और ट्यूशन भी घर घर कराए हैं। ठीक अच्छा। है। उसके बाद जब देखें कि जो है बहुत सारे स्कूलों में जो है वो क्वालिटी वाले बच्चे भी रहते हैं, कुछ डल भी बच्चे रहते हैं, तो साथ में पढ़ते हैं। तो मेरा उद्देश्य था किसी की बड़े मंच पर इसको लाया जाए और उसके उद्देश्य के लिए जो है एक हमको स्कूल की स्थापना करना पड़ा। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो जनरल स्कूल है, उन जनरल स्कूलों में अगर 25 बच्चे किसी बैच में हैं, तो उसमें हो सकता है कि 2-3 बच्चा बहुत तेज हो और बाकी बच्चे एवरेज हो। तो जो तेज बच्चे होते हैं उनको एवरेज बच्चों के साथ किसी तरीके से मिला जुला के चलना होता है। तो आपने जो कॉन्सेप्ट लिया कि उन 25 बच्चों में या 30 बच्चों में जो सबसे तेज बच्चा है 2-3, उसको आप अपने स्कूल में पढ़ाएंगे, ये आपने कॉन्सेप्ट किया। एक और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब कोई काम होता है तो उसके समर्थक भी होते हैं, उसमें कुछ ना कुछ कमियां भी रही जाती होगी। हर किसी का, दुनिया का कोई भी व्यक्ति ऐसा ना हो जो हमेशा 100% परफेक्ट हो। तो इतनी बड़ी संस्था आप चला रहे हैं, इतना बड़ा स्कूल आप रन कर रहे हैं, इतने सारे लोगों से जुड़ाव है, इतने सारे बच्चे आपके साथ जुड़े हुए हैं। कभी कुछ ऐसा हुआ कि कुछ पेरेंट्स आए और उनको लगा कि नहीं, हमारा जो जो एक्सपेक्टेशन था आपसे उस तरीके से यहाँ उस तरह की पढ़ाई नहीं हो रही है, और वो आपके यहाँ से बच्चे लेके चले गए हों, और फिर क्या हुआ उसके बाद? बच्चे लेकर चले गए, लेकिन वही 2-3 महीने के बाद फिर वो आते हैं और कहते हैं कि जो सर आपने जो दे दिया है, जो पढ़ा दिए हैं, वो दूसरा जगह कहीं मिलता नहीं है। और फिर जो है वो प्रचार करते हैं और अगले 1-2 साल के बाद उनका जो बच्चा दूसरा भी रहता है तो मेरे यहाँ वो भेजते हैं, और ताकि जो है सर आपके यहाँ जो मिलेगा वो कहीं नहीं मिल सकता है। मतलब बेसिक की उन्होंने बात की। तो मुझे लगता है कि एकेडमिक में जो भी पढ़ाई हो रही है ना शुरुआती, उसमें बेसिक का बहुत इंपॉर्टेंस है। बेसिक का बहुत महत्व है। कई बार ये देखने को मिलता है कि स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और अभिभावक अपनी बात स्कूल तक नहीं पहुंचा पाते हैं, स्कूल के मैनेजमेंट से या कई बार उनसे मतलब अपनी बात को खुल के नहीं रख पाते हैं। तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है और आपके यहाँ क्या माहौल है? देखिए, मेरा मानना है कि अभिभावक को अपने बच्चे को प्रति काफ़ी ज़्यादा सोचनी पड़ती है, और अभिभावक जितने अच्छे से सोच सकते हैं उतना कोई सोच नहीं सकता है। इसलिए जो है अभिभावक अपनी बातें को स्कूल में रख सकते हैं कि मेरा बच्चा जो है किस प्रकार का काम कर रहा है घर पर। इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है पेरेंट्स का। अगर पेरेंट्स अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएगा तो स्कूल की जिम्मेदारी और पेरेंट्स की जिम्मेदारी मिलकर के बच्चे को सफलता की ओर लेकर जाएगा। तो ये तो अपने आप में शायद पहली शुरुआत थी इस तरह की छपरा में? छपरा में पहले कभी शुरुआत नहीं थी, छपरा के लिए ही पहली बार है। आपने जो शुरुआत की? मैंने जो शुरू की जी। तो इसमें जो बच्चे आपके पास आते हैं तो उनको कैसे आप माहौल देते हैं, कैसे उनकी तैयारी कराते हैं, और क्या वो सिर्फ स्कूलिंग के लिए आपके पास आते हैं या आगे उनके लिए कोई लक्ष्य होता है जिसके लिए आप तैयारी कराते हैं? छपरा में पहला डे बोर्डिंग स्कूल हमने 2010 में खोला। डे बोर्डिंग मतलब? डे बोर्डिंग का मतलब सुबह 8 बजे बच्चे आते हैं और शाम को 4:30 बजे तक रहते हैं। अच्छा। उनमें उनका स्कूलिंग भी होती है और जो होमवर्क वगैरह होता है या कॉम्पिटिटिव तैयारी जो उनकी कराई जाती है। तो कॉम्पिटिटिव में छोटे बच्चों के लिए किस तरह की कॉम्पिटिटिव तैयारी? छोटे बच्चे में जो है बहुत सारा जो है उनका सिलेबस जो है थोड़ा सा आगे के लिए पढ़ाया जाता है, उसमें मतलब एडवांस लेवल पे आप लेकर चलते हैं। तो वो बच्चे किस चीज़ की तैयारी करते हैं, जैसे नेतरहाट हो गया या सैनिक स्कूल हो गया, इस तरह के स्कूलों के लिए? मेनली आर.के. मिशन, सैनिक स्कूल, गुरुकुल, नवोदय, सिमुलतला, इस सारे स्कूलों की तैयारी कराई जाती है। तो लंबे समय मेनली जो है आर.के. मिशन पे ही और सैनिक स्कूल में हम लोग का फोकस रहता है। अच्छा।
और बहुत सारे बच्चे जो है आरके मिशन में पढ़कर, सैनिक स्कूल में पढ़कर जो है, या गुरुकुल में पढ़कर, सिमुलतला में पढ़कर, जो आजकल बहुत सारे लड़के IITN हो गए, कोई जो है नीट निकाल कर डॉक्टर है अभी, और कुछ लड़के NDA कर अभी जो है लेफ्टिनेंट में है। अच्छा, जो आपके यहाँ से हाँ, बेसिक जो मेरे जिन्होंने यहाँ से किया था। पढ़ कर गए। ओके, तो इस दौर में अगर देखा जाए तो जो वैसे पेरेंट्स हैं जिनको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, या फिर उनको लगता है कि ये बड़ा मुश्किल काम है, इसमें ज़्यादा पैसे खर्च होंगे, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहें कि इसमें क्या बहुत ज़्यादा खर्च है, या फिर जब एक बार कंपटीशन निकल गया तो उसके बाद का क्या कारवा होता है? एक बार कंपटीशन निकल गया तो खर्च बहुत कम हो जाता है। नवोदय निःशुल्क पढ़ाई होता है, सिमुलतला में बहुत कम चलता है, और सैनिक स्कूल में भी स्टेट का स्कॉलरशिप मिलता है, सेंट्रल से भी स्कॉलरशिप मिलता है। आरके मिशन में है कुछ खर्च लगता है, लेकिन उतना खर्च नहीं लगता है जितना सब कोई नहीं दे सके, मीडियम खर्च है। ये बताइए कि थोड़ा सा लोगों के पास जो जानकारी की हो सकती है कि बहुत लोग जानते भी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं जानते हैं कि आरके मिशन की तैयारी या सैनिक स्कूल की तैयारी जो है, इसके लिए किस क्लास, किस उम्र के बच्चे चाहिए और किस क्लास के बाद वो फॉर्म भर सकते हैं या उसकी तैयारी कर सकते हैं? मेनली जितने भी आरके मिशन हो, सैनिक स्कूल हो, नवोदय 6 क्लास के लिए होती है। जो बच्चे 5th में पढ़ते हैं उनके फॉर्म भराए थे, और उनका एज होता है 10 से 12 वर्ष। अच्छा, 10 से 12 वर्ष में उनकी करना पड़ता है, जिसमें सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल के लिए, बशर्ते आरके मिशन के लिए 10 और 11 साल के बीच में होनी चाहिए। आरके मिशन के लिए 10 और 11 साल के होना बीच चाहिए। में मतलब अगर क्लास 5th में बच्चा पढ़ रहा है जी। तो वो उसकी तैयारी कर सकता कर है। सकता है। आमतौर पे थोड़ा सिलेबस के बारे में बताएं कि जो बच्चे उस तरह के आरके मिशन या अलग-अलग स्कूलों में जाना चाहते हैं तो उनके सवाल कैसे होते हैं? ऑब्जेक्टिव होते हैं या डिटेल में लिखना होता है, या कुछ क्लास 5 से ऊपर का सवाल पूछा जाता है, या उसके बिलो क्लास से ही सवाल आते हैं? किस तरह के होते हैं सवाल? सैनिक स्कूल और मिलिट्री स्कूल में जो होते हैं वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। अच्छा, अब बशर्ते आरके मिशन में जो है वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। थोड़ा सा आरके मिशन के एडवांस लेवल पढ़ाया जाता है, खासकर 7th 8th के लेवल तक जाना पड़ता है। सैनिक स्कूल में भी 6 लेवल तक पढ़ाई कराना पड़ता है। मतलब जो बच्चे को उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम को निकालना है, उसकी एजुकेशन लेवल अगर वो क्लास 4 में है तो वो 6 तक का अपडेट होना चाहिए। अगर 5th में है तो 7 तक अपडेशन चाहिए। जी जी। मतलब जो सवाल आएंगे, अगर भले वो एडमिशन किस में होगा, 6 क्लास में होगा, एडमिशन 6 में होगा, और जो आपको तैयारी कराना है वो 7th क्लास तक की तैयारी करानी है। 7th 8th तक जाना पड़ता है। अच्छा, तो इसमें क्या क्या चैलेंजेस, जो आपके पास जो बच्चे हैं बहुत कम उम्र के बच्चे होते हैं, खेलने कूदने की उम्र होती है, वैसे बच्चों को हैंडल करना वो भी पूरे दिन, इसको कैसे मैनेज करते हैं आप लोग? मेहनत तो करना पड़ता है बहुत, जो है उसके लिए लेकर चलना पड़ता है कि जो बच्चे जो है वो उसमें उस फॉर्मेट में आ जाए। मतलब फॉर्मेट में आ जाए, मतलब जो आपके शिक्षक हैं, हाँ, वो शिक्षक उन चीज़ों को अच्छे तरीके से डील करते हैं वहाँ पे। दें। तो इसके लिए कोई आप वीकली टेस्ट या मंथली टेस्ट वगैरह भी रखते हैं क्या? वीकली टेस्ट भी होता है, डेली टेस्ट भी होता है, मंथली टेस्ट भी होता है, लेकिन ज़्यादातर जो है वीकली टेस्ट जो उसको प्रोवाइड किया जाता है। प्रोवाइड किया जाता है 4th तक, और 5th के लिए डेली जो है टेस्ट होता है। अगर ऑन एन एवरेज हम बात करें पूरे 10 साल में, करीब 13 साल आपके शुरुआत 2010 में आपने बताया कि आपने शुरुआत किया था, इन 13 साल में अब तक कितने बच्चे लगभग आपके यहाँ से सेलेक्ट होकर के अलग अलग स्कूलों में गए, और किन किन स्कूलों में गए हैं और किन किन पदों पे अब तक पहुंचे हैं वो? करीब 400 से ज़्यादा बच्चे जो है वो बड़े स्कूलों में गए हैं। 400 से ज़्यादा छपरा के। अच्छा, और उसके बाद आगे की उनकी जो सफलता है, क्या उसमें जब वो सफल होते हैं तो आपके टच में आते हैं, आपको उसका श्रेय देते हैं? हाँ, बहुत आते हैं और श्रेय भी देते हैं और काफ़ी रिगार्ड करते हैं। तो किन किन क्षेत्र में जैसे बच्चे गए हैं? बच्चे जो है जो कुछ नीट निकाल कर जो मेडिकल के क्षेत्र में गए हैं, कुछ बहुत सारे लड़के जो है NDA कर गए, और कुछ लड़के जो है अभी IITN भी हैं, और भी बड़े बड़े पदों पर भी है। एक लड़का अभी जो है CISF का जो है इसमें CISF में जो है ये ब्रिगेडियर के लेफ्टिनेंट ब्रिगेडियर में अच्छा गया है। तो वैसे पेरेंट्स के बारे में आप क्या कहते हैं? देखिए, जो सक्षम है वो तो पैसे खर्च करके आपके यहाँ या कहीं भी तैयारी करा लेंगे, एक तो बात ये होगी। बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जो सक्षम शायद ना हो, और उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि मतलब इसकी तैयारी के लिए हमें क्या क्या किन किन बातों पे ध्यान देना चाहिए, तो उनके लिए क्या कहना चाहते हैं? और उनके लिए भी बताइए जो आपके यहाँ आना चाहते हैं और आपके स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या प्रोसेस है आपका? उनके लिए भी नॉर्मली चार्ज है। बहुत सारे जो गरीब बच्चों के लिए फ्री भी पढ़ाया जाता है, जो काफ़ी, लेकिन उनमें प्रतिभा होनी चाहिए जी, निकालने। मतलब उसके लिए कोई टेस्ट वगैरह भी लेते हैं? टेस्ट भी होता है। अच्छा, अगर प्रतिभा होगा तो फ्री भी पढ़ाया जाता है। मतलब निःशुल्क भी आप पढ़ा रहे हैं, और पैसे से, मतलब जिनमें प्रतिभा है उनको आप अपनी तरफ से फ्री सर्विस दे रहे हैं पूरी तरह से। लेकिन जो बच्चे उस तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं, या दूर हैं आपसे, या कहीं और भी दूसरे राज्य में हैं या कहीं भी हैं,
क्योंकि आपका अनुभव लंबा है इस क्षेत्र में, तो उनके लिए आप क्या गाइडलाइंस देना चाहते हैं, उनके पेरेंट्स को क्या बताना चाहते हैं आप? सबसे बड़ी बात है कि दूर है, अगर मेरे पास पढ़ना चाहते हैं तो मेरे पास हॉस्टल की भी सुविधा है। अच्छा। हाँ, अगर वहीं से पढ़ना चाहते हैं तो हमसे फ़ोन से कंसल्ट कर सकते हैं कि कैसे हम अपने बच्चे को गाइड कर सकते हैं। ओके। अब आपकी बात करते हैं। हाँ, हाँ। शुरुआती एजुकेशन तो हो गई कि छपरा में आपने किया था। एक बिहारी होने के नाते जहाँ पे दिमाग में सिर्फ सरकारी नौकरी बैठा रहता है, वैसे माहौल से एक शिक्षक आप बने प्राइवेट पे और सीधा आपने स्कूल की शुरुआत कर दी। ये आम तौर पे आम लड़का जो है नहीं कर पाता है, तो इसकी प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? जब प्राइवेट स्कूलों में जब पढ़ाता था तो वहाँ पर देखता था कि जो है बहुत सारे बच्चे जो है वो काफ़ी जो टैलेंटेड है और उनको जो है माहौल वैसा नहीं मिल रहा है। तो सोचे कि हमको यही काम करना है कि हम अपने द्वारा कुछ बच्चे को जो है सरकारी नौकरी या बड़े-बड़े पदों पर जो है उनको बैठाएँ पढ़ाकर। तो ये प्रेरणा मिली। प्रेरणा मिली। चैलेंजेस क्या थी और क्या फाइनेंशियल एस्पेक्ट, बाकी लोग क्या कहते थे? क्योंकि स्कूल तो आपने शुरू कर दिया, तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ रही होगी, टीम मैनेजमेंट, टीचर मैनेजमेंट, फैकल्टी को लेकर के बाकी चीज़ें, पेरेंट्स को भरोसा दिलाना, क्योंकि उस समय आपके पास तो रिजल्ट भी नहीं होंगे। आज तो भले आपके पास रिजल्ट है, लेकिन उस समय तो रिजल्ट, तो किस प्रकार की बातें लोग करते थे आपके बारे में, आपके स्कूल के बारे में? उस समय फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो काफ़ी रहा और जो स्कूल भी जो खोले तो रेंट पे खोले हम लोग। अच्छा। रेंट लेकर खोले, फिर उसको जो हम आगे बढ़ाए और टीचर्स की भी काफ़ी प्रॉब्लम रही उस समय, लेकिन अपने जो हैं हम लोग कुछ साथी सब मिलकर उसमें जो है उसको आगे बढ़ाए और उसके बाद जो है पहले साल जो है मात्र एक लड़के का जो नवोदय में रिजल्ट हुआ। पहले साल मात्र एक लड़के का नवोदय में रिजल्ट हुआ। उसको भी एडमिशन कराने के लिए उसके पेरेंट्स उतने सक्षम नहीं थे, अपने से बाइक से बैठाकर परसा के पास जो है नवोदय स्कूल है, हाँ। उसमें लेकर गए हैं और ठंडी का दिन था, फिर हम बाइक से लेकर आए और उसके अगले साल सैनिक स्कूल में 4 बच्चों का हुआ, नवोदय में भी 2 बच्चों का हुआ। उसके मतलब दूसरे साल में तीसरे साल में जो है आरके मिशन में भी रिजल्ट होने लगा, सैनिक में रिजल्ट होता है, पहचान बन गई छपरा में। मतलब लोगों को ये लगने लगा कि स्कूल, लेकिन ये तो पहचान बन गई। लेकिन शुरुआत जो पहला पेरेंट्स आपके पास कोई अगर आए होंगे बच्चों को लेकर के पहली बार आपके पास, तो उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनके क्या डाउट्स थे, उनको कैसे आपने मोटिवेट किया पहली बार? उन लोगों की इच्छा थी कि मैं बच्चे को जो है तैयारी कराए, डे बोर्डिंग में डाले। हाँ। और तैयारी कराकर मैं बच्चे को बाहर भेजे, लेकिन उसके लिए जो है उनको था कि जो है मेरे बच्चा अकेला है तो बहुत सारे बच्चे जो है शामिल होंगे तभी हम स्कूल में डाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन लोगों के पास जो है प्रचार प्रसार का व्यवस्था कराए हम और उसके बाद बहुत सारे लोग आए और इनका बच्चा पढ़ने लगा डे बोर्डिंग में और वो अच्छा करने लगा तो जो है दूसरे को बताए और बताकर जो है फिर जो है काफ़ी संख्या बढ़ने लगी और उसके बाद तैयारी करना लगे। एक मूल चीज़ जो आपने अपने जीवन में सीखा है, किसी भी सफलता के लिए जहाँ तक भी आप पहुँचे हैं अपनी इस पूरे सफ़र में, इसमें एक ऐसा कोई बताइए कि कौन सी ऐसी बेसिक चीज़ है जो आपको यहाँ तक पहुँचाने में, जीरो से शुरुआत करके यहाँ तक पहुँचाने में आपको मोटिवेट करता है और हमेशा आपको मोटिवेट करता है? सबसे बड़ी बात है कि काम में ईमानदारी होनी चाहिए और मेरा उद्देश्य है कि हम ईमानदारी से ही काम करेंगे, झूठ बोलकर काम हम नहीं कर सकते, यही मेरी प्रेरणा है। तो किसी भी सफलता का मूल मंत्र, मतलब आपके साथ अगर हम जोड़ के देखते हैं इसको, तो ये लगता है कि अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में सफल होना चाहता है तो उसको अपने काम को ईमानदारी से निभाना चाहिए। तो ये आपका मूल मंत्र है। जी सर। एक पेरेंट्स को कोई मैसेज आप देना चाहते हैं तो आप उनको बताइए, कुछ मैसेज दीजिए अपने स्कूल की तरफ से कि उनको अपने बच्चे को, घर में जब बच्चे हैं उनके, तो उनको किन किन बातों पे ध्यान रखना चाहिए? घर में बच्चे हैं तो उनको पहले ध्यान देना है कि मोबाइल को जो है, बच्चे मोबाइल देखते हैं, क्या देखते हैं उन पर उनको ध्यान देना जरूरी है। जी, सबसे पहले मोबाइल पर। उसके बाद जो है वो कितनी देर पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, उनको भी जरूरी है देखना। सारे जो है जिम्मेवारी जो है स्कूल की नहीं होती है, पेरेंट्स की बहुत ज़्यादा जिम्मेवारी होती है और उनको उन पर ध्यान देना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और मुझे लगता है कि आपके इस इंटरव्यू को देख करके बहुत सारी बातें लोगों को समझ में आएगी और अगर कोई भी व्यक्ति आपसे कांटेक्ट करना चाहेगा तो मैं डिटेल यहाँ पे पब्लिश कर दूंगा, वो आपसे संपर्क भी कर लेंगे और उम्मीद करेंगे कि जो बच्चे आपके पास अभी पढ़ रहे हैं वो उनको अच्छी सफलता मिले आपके मार्गदर्शन में, आपकी टीम की मार्गदर्शन में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय हमें दिया सर। थैंक यू सो मच। आपको भी धन्यवाद सर।